नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी पुनः एक बार आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके डीएलईडी का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल के बारे में। आपको पता होगा यहाँ आपकी परीक्षा से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, जो आपका शिक्षण अभिक्षमता वाला, शिक्षण अभिरुचि वाला पोर्शन है, उसको मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से, जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेम उस पैटर्न पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से पूरा रिवीजन करवा रहा हूं। तो परीक्षा से पहले लगभग 3 या 4 दिन, 3 दिन आपकी परीक्षा में, तो परीक्षा से पहले आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है ये। लगभग 7-8 क्लासों में मैं आपका बहुत सेगमेंट क्लियर करवा चुका हूं। तो जितने भी विद्यार्थी नए हैं, वो रिसेंटली जुड़े हैं, वो पुरानी वीडियोस देख लेना। आया समझ में? क्योंकि पुरानी वीडियोस में मैंने शिक्षण के बारे में, शिक्षण अधिगम के बारे में, टीचिंग लर्निंग की बात करूं, इसके बाद यदि कम्युनिकेशन की बात करूं, ये संप्रेषण कौशल ये चल रहा रिसेंट में। यदि मैं क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की बात करूं, लीडरशिप की बात करूं, मूल्यांकन की बात करूं, तो आपके कई जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनकी चर्चा मैंने कर ली है। आया समझ में? तो आप जो लास्ट वीडियोस है ना, उनको देख लें, क्योंकि आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। आपको परीक्षा पेपर जब आप दोगे ना पेपर को, तब आपको लगेगा कि वास्तव में सीरीज में से, ये जो सीरीज चल रही ना, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलने वाले। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे ही जैसे मैंने पहले पैटर्न अपनाया हुआ उसी पैटर्न पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्प्ले करूंगा और क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देन आफ्टर लगभग 10 सेकंड के बाद मैं क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। ज्यादा टाइम आपका परीक्षा से पहले खराब करना नहीं है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी 2025 जो रिसेंट में एग्जाम होने वाली है, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड में संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में चर्चा करने वाले। आखिरकार हमें संप्रेषण करना है ना, तो संप्रेषण करते टाइम किन किन क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या क्या कौशल हमारे अंदर होने चाहिए, उनकी चर्चा करेंगे। लगभग परीक्षा पैटर्न पर ही ये सीरीज चल रही है, तो आप ये मान के चलना कि सेम इसी पैटर्न पर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाने वाले, और ये पूरा की पूरा सेगमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक क्वेश्चन को आप पढ़ते जाइए, चारों विकल्प आपके सामने हैं, अपना जो भी जवाब है जवाब दें। संप्रेषण क्या है, आपसे संप्रेषण के बारे में पूछा है, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो मैंने आपको क्लास के ड्यूरेशन में बताया होगा, संप्रेषण अपनी हाव भावों को, अपने विचारों को, अपनी विषय वस्तु को, अपने वक्तव्य को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना ही संप्रेषण है। आए समझ में? हम जो अभिव्यक्त करना चाहते हैं ना, वो दूसरे व्यक्ति को समझ में आए, वो संप्रेषण कहलाएगा। तो आपसे पूछा है संप्रेषण क्या है, अपन पढ़ते हैं एक व्यक्ति की बात को अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना। ठीक है, सामान्य अर्थ में ये कह रहा है, लेकिन और देखते हैं और ऑप्शन क्या होते हैं। एक व्यक्ति की बात को उसी अर्थ जो वो कहना चाहता ना, उसी अर्थ में, उसी भाव के साथ, जो उसका भाव है उस भाव से अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना। पहले ऑप्शन से ज्यादा प्रभावी दूसरा ऑप्शन है। अच्छा वक्तव्य सदैव सहायक नहीं, कौन सा होगा यहां पर? ये होगा, एक व्यक्ति जो बात कहना चाहता है ना, उस व्यक्ति के अर्थ को समझकर, उसके भावों को समझकर अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना, ये क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। और मैंने आपको बताया संप्रेषण के दो घटक होते हैं, एक तो संप्रेषण करता, अपनी बात को अभिव्यक्त करने वाला संप्रेषण करता, और एक होता है संप्रेषण ग्राही, जो विचार होता है ना उसको ग्रहण करने वाला, वो होता है संप्रेषण ग्राही। ठीक है, कहने वाला, विषय वस्तु को रखने वाला संप्रेषण करता। जैसे कक्षा में संप्रेषण करता कौन होता है? अध्यापक। और संप्रेषण ग्राही बालक होते हैं सामान्य तौर पर। सेम कंसेप्ट यही है, जो भी अध्यापक कहना चाहता है, जो व्यक्ति कहना चाहता है, उस बात के अर्थ को समझना, उसके भाव को समझना और उसको अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना, ये क्या होता है? संप्रेषण। संप्रेषण की कुशलता के बारे में कहा जा रहा है, संप्रेषण की कुशलता के लिए बीएड में सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग की कह रहा है, माइक्रो टीचिंग आवश्यक है। आपको पता होगा बीएड का जब पाठ्यक्रम करते हैं ना, बीएड का या जो पाठ्यक्रम है ना, उसमें एक माइक्रो टीचिंग की क्लास चलती है, जिसमें आपके कौशलों की वृद्धि की जाती है। आपको विद्यालय में जाकर कैसे पढ़ाना है, आप बालकों की समस्याओं का निराकरण कैसे कर सकते हो, अपने विषय वस्तु को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इन कौशल्स का क्या किया जाता है? डेवलपमेंट किया जाता है। किसके आधार पर? माइक्रो टीचिंग की क्लास होती है, सूक्ष्म शिक्षण जिसको नाम दिया जाता है। छोटा सा उसमें क्या होता है, एक अपना जो भी हमारे समकक्ष विद्यार्थी है ना, हमारे साथ पढ़ने वाले हैं, उन्हीं की छोटी सी एक क्लास हमें रखनी होती है, जिसका प्रतिनिधित्व हमें दिया जाता है। एक एक बालक क्रम से आकर अपना जो भी विषय वस्तु है ना उसको रिप्रेजेंट करता है, और बाकी के जो बालक है ना वो आनंद तरीके से सुनते हैं। तो हमें यहाँ रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। हम कहीं ना कहीं यहाँ अपने जो भी कौशल्स है ना उसका डेवलपमेंट करवाते हैं माइक्रो टीचिंग की क्लास के माध्यम से। तो ये कह रहा है यह आवश्यक है स्वयं के मूल्यांकन के लिए। ठीक है, इससे स्वयं का मूल्यांकन हो जाता है। पाठ पूरे करने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, विभिन्न, देखो ये मैंने बताया ना, इससे हमारे स्किल्सों का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। विभिन्न कौशलों का विकास करने के लिए
माइक्रो टीचिंग की क्लास बीएड पाठ्यक्रम में होती है, ठीक है भैया। तो यहां पर कौन सा होगा, अपने कौशलों का विकास करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, सेम माइक्रो टीचिंग से पूछा गया है। माइक्रो टीचिंग के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन, जिसको सीसीटीवी का प्रयोग उपयोगी है, ये कहा है किस लिए उपयोगी है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्लोज सर्किट जो टेलीविजन जिसको नाम दिया ना सीसीटीवी, ये पृष्ठपोषण के लिए काम आता है, ये फीडबैक का काम करता है। ये किसका काम करेगा, ये काम करता है फीडबैक का। जब एक अध्यापक को विद्यार्थी अपनी प्रतिक्रिया देता है ना, तो उसको फीडबैक कहा जाता है। अध्यापक पूछेगा आपको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तो ये बालक का फीडबैक है, तो ये किसके लिए काम आएगा, पृष्ठपोषण के लिए काम आता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा संप्रेषण के समय, कक्षा संप्रेषण के समय विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने से संप्रेषण होता है। पूछा गया है यदि कक्षा संप्रेषण चल रहा है और आपको विद्यार्थियों को यदि अपने विचार व्यक्त करने का समय देते हो ना, तो ये अवसर देने का संप्रेषण, इससे क्या होता है, संप्रेषण बाधित होता है कि नहीं, संप्रेषण बाधित नहीं होता। यदि विद्यार्थियों को अवसर दोगे ना कि बालक भी अपने विचार अभिव्यक्त कर सके, तो इससे संप्रेषण कहां बाधित होगा, बल्कि संप्रेषण तो प्रभावी माना जा रहा है। पहला ऑप्शन गलत है, शिक्षक केंद्रित हो जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, सरल हो जाता है। ये सरल तो हो ही जाता है जब बालक भी अपने अवसर जो भी अभिव्यक्ति है ना उनको यदि आपके सामने व्यक्त करेगा अपने विचारों को, तो सरल तो बन ही जाएगा। अपने उद्देश्यों की पूर्ति से भटक जाता है, ये देखो तीन तो कतई गलत है। ये उद्देश्यों से भटका रहा है, शिक्षक केंद्रित कर रहा है, बाधित कर रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है, जो है ना कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। एक अध्यापक अपने विचारों को रखेगा और बालक अपने विचारों को रखेगा, तो यहां पर उनके विचारों में आदान प्रदान एकदम सरल तरीके से हो जाता है। मतलब कम्युनिकेशन कैसा होगा, एकदम साधारण, एकदम सरल हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है भैया। संप्रेषण के समय ध्यान रखना चाहिए, संप्रेषण के समय कई इंपॉर्टेंट तथ्य उनका ध्यान रखना चाहिए, जिनमें से देखते हैं क्या क्या कह रहा है। संप्रेषी, संप्रेषी होता है संप्रेषण करता, जो बात को अभिव्यक्त करता है ना उसको संप्रेषी कहा जाता है। संप्रेषी की शारीरिक स्थिति को, जैसे मैं आपके सामने कोई विषय वस्तु रखता हूं ना, तो आप मेरी शारीरिक एक्टिविटीज को देखो, क्या ये है क्या, देखो मैं मान सकता हूं कि ऐसा हो सकता है, कई चीजें एक्टिविटी से समझ में आती है। दूसरा क्या कह रहा है, संप्रेषी, अच्छा ये देखो जो संप्रेषण करने वाला है ना उसकी मनोशारीरिक दशा को देखना चाहिए, वो मेंटली प्रिपेयर्ड है क्या, वो बात को भी किस तरीके से कर रहा है, वो शारीरिक हावभाव उसके क्या बात के अनुसार ही है क्या, तो ये कौन सा होगा, मनोशारीरिक दशा को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। संप्रेषी की आर्थिक स्थिति से कोई मतलब नहीं होता, संप्रेषी की मन स्थिति, ये केवल मन स्थिति की बात कर रहा है, और ये मन और शारीरिक दोनों की बात कर रहा है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, संप्रेषण क्या है, तो मैंने क्लासेस में चीख चीख के बताया है, संप्रेषण किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत एक कला है। क्या है भैया, कला है, और इस कला का उपयोग आप अपनी विषय वस्तु को दूसरे व्यक्ति के सामने बेहतर रूप से रिप्रेजेंट करने के लिए करते हो। यदि आपका संप्रेषण अच्छा है ना, तो आप जो भी विचार यदि किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हो तो उसको विचार आराम से समझ में आ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के पास विषय वस्तु तो बहुत अच्छी है, कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन वो संप्रेषण कौशल नहीं उसके पास, तो अपनी बात को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, अभिव्यक्त नहीं कर पाता। और एक व्यक्ति ऐसा जिसका संप्रेषण कौशल बहुत बढ़िया है, तो जो भी बात वो अन्य व्यक्तियों के सामने रखता है ना, तो वो सरल सहज रूप में समझ जाते हैं। इसका मतलब संप्रेषण कौशल क्या है, संप्रेषण कौशल कला है, भाषाई आदान प्रदान है, ये भी सही है, शैक्षिक योग्यता है, संप्रेषण कला एवं विज्ञान है, दोनों ही ऑप्शन है यहाँ पर। संप्रेषण क्या है, कला एवं विज्ञान है, आया समझ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कई बार ये जो क्वेश्चन है ना संप्रेषण के बारे में कई बार पूछा गया है, संप्रेषण कला एवं विज्ञान है, एग्जैक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट आधारित। संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, यह कथन, देखो मैंने आपको बताया होगा संप्रेषण कौशल है ना ये अर्जित किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सीखता ही तो हूं। ऐसा थोड़ी कोई बालक पहले से पूर्णाकार में पैदा होता है, ऐसा बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो संप्रेषण है ना वो एक दूसरे के माध्यम से, जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या चीजें सीखने को मिलती हैं, हम वातावरण से क्या चीजें अर्जित करते हैं, समाज से क्या चीजें अर्जित करते हैं, शिक्षक के द्वारा हम क्या चीजें अर्जित करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, अर्जित होता है। आए समझ में, अर्जित का मतलब होता है किसी दूसरे के द्वारा हमें दिया जा रहा है और हम सीख रहे हैं, तो संप्रेषण यही तो होता है। संप्रेषण क्या है, सब अर्जित है। ये कथन क्या एकदम सत्य है, सत्य है, लगभग सत्य है, कटु है, असत्य, ये क्या होगा, एकदम सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। कक्षा संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु आपको क्या करना चाहिए, कक्षा संप्रेषण उसको आपको उद्देश्यपूर्ण बनाना है तो क्या करना होगा, विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने के अवसर नहीं देने होंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
विद्यार्थियों को अवसर दो। कक्षा की भौतिक व्यवस्था में सुधार करना होगा। यहां संप्रेषण से भौतिक व्यवस्थाओं का ज्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी भौतिक व्यवस्थाएं होती है, जैसे बालकों को ठीक तरीके से बैठाना है, कक्षा में शोरगुल नहीं होना चाहिए, भौतिक वातावरण अच्छा होना चाहिए, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन और पढ़ो, ज्यादा अच्छा ये नहीं है। विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। विद्यार्थियों को विचार अभिव्यक्त, देखो ये ऑप्शन है ना, ये सबसे बढ़िया है। विद्यार्थियों को विचार अभिव्यक्त करने के क्या देने चाहिए, अवसर देने चाहिए, क्योंकि संप्रेषण का मूल भाव ही क्या है, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। शिक्षक के विचार विद्यार्थी तक पहुंचे और विद्यार्थी के विचार शिक्षक तक पहुंचे, तो कक्षा संप्रेषण पूरा होगा कि नहीं होगा। तो यहां उद्देश्य यही है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षक की भाषाई विद्वता एवं ज्ञान भंडार संप्रेषण को प्रभावी बनाता है, यह कथन कैसा है। एक शिक्षक जितना भाषा के बारे में जानकार होगा, जितना उसके पास शब्दकोश होगा, जितना उसके पास ज्ञान भंडार होगा, उतना ही प्रभावी संप्रेषण होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कई कई बार एक बच्चा ऐसा है जो सामान्य है, लेकिन उसके पास अच्छे अच्छे शब्द हैं, वो अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करता है, तो दूसरे व्यक्ति उसको प्रभावित तरीके से सुन पाते और बेहतर तरीके से उसकी बातों को समझ पाते, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, उसके पास बड़ा शब्द भंडार है। तो ये कथन क्या है, ये कथन भैया एकदम सत्य है, ऐसा ही होता है। यदि शिक्षक के पास भाषाई विद्वता है, लैंग्वेज की जानकारी है और ज्ञान भंडार, जिसको अपन शब्दकोश भंडार कह सकते हैं या ज्ञान भंडार है, तो संप्रेषण क्या माना जाएगा या प्रभावी बनेगा, ये कथन एकदम क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 सही है यहां पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कक्षा संप्रेषण, देखो क्या कहा है, कक्षा संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण से पृथक है। आप कैसे कहोगे इस विचार को, कक्षा संप्रेषण एक कक्षा के आधार पर जो होता है, और सामाजिक संप्रेषण जो एक समाज में होता है संप्रेषण, तो दोनों को पृथकता की बात कर रहा है, कैसे है। कक्षा संप्रेषण शिक्षक एवं निश्चित समूह के मध्य होता है, कक्षा संप्रेषण शिक्षक के बीच में और एक निश्चित समूह का विद्यार्थी कह लो, जबकि सामाजिक संप्रेषण एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के बीच, एक व्यक्ति के बीच थोड़ी हो सकता है संप्रेषण, एक व्यक्ति के बीच तो कभी संभव ही नहीं है। आए समझ में। आगे क्या कह रहा है, कक्षा संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण का व्युत्क्रमी, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया कक्षा संप्रेषण है ना वो सामाजिक का उल्टा है, ऐसा थोड़ी है, ये भी गलत है। आगे क्या कहता है, कक्षा संप्रेषण औपचारिक व प्रत्यक्ष है, जबकि सामाजिक संप्रेषण अनौपचारिक और अप्रत्यक्ष, ऐसा भी नहीं है कि भैया कक्षा संप्रेषण औपचारिक है। औपचारिक का मतलब संप्रेषण में तो नियम कानून दायरे कुछ नहीं चलते, तो औपचारिक तो मैं कैसे कह सकता हूं, तो ये ऑप्शन में क्या होगा, गलत। ये क्या कह रहा है, कक्षा संप्रेषण निश्चित उद्देश्यों की ओर ले जाता है, ये एग्जैक्ट करेक्ट है, क्योंकि जो टीचर ने उद्देश्य बनाए ना, उन उद्देश्यों की पूर्ति करना टीचर का दायित्व होगा, और वो संप्रेषण के माध्यम से करता है। तो कक्षा संप्रेषण निश्चित उद्देश्यों की ओर विद्यार्थी को ले जाता है, यहां ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट माना जाएगा। एक बार आप अपने भी विचार दें इस क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर कक्षा संप्रेषण निश्चित, यहां एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति संप्रेषण के लिए 2 व्यक्ति तो कम से कम आवश्यक है, संप्रेषण करता संप्रेषण ग्राही, बात कहने वाला चाहिए, बात सुनने वाला चाहिए, तो 2 व्यक्ति तो चाहिए भैया, उल्टे नहीं है, ये गलत है। और ऐसा नहीं है कि औपचारिक है, कक्षा संप्रेषण औपचारिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये अप्रत्यक्ष की बात कर रहा है, प्रत्यक्षता तो होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, शिक्षक के संप्रेषण में होना चाहिए, मैंने आपको बताया विषय का ज्ञान और बड़ा शब्दकोश या बड़ा शब्द भंडार होना चाहिए। देखो क्या कहता है, उत्साह होना चाहिए, उद्देश्य प्राप्ति की लालसा, विचारों की स्पष्टता, देखो उसमें उत्साह होना चाहिए, निश्चित बात है। उद्देश्य प्राप्ति की लालसा होनी चाहिए, विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए, अचेतनता नहीं होनी चाहिए। 3 चीजें होनी चाहिए, लेकिन आपको इन तीनों में से एक का चयन करना है। शिक्षक के अंतर्गत उत्साह होना चाहिए, विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए, लेकिन सबसे प्रमुख कथन कौन सा है, उसमें उद्देश्य प्राप्ति करने की क्या होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए। जब एक शिक्षक ने निश्चित उद्देश्य बना दिए और ये सोचेगा कि संप्रेषण के माध्यम से अपनी विचार को ऐसे व्यक्त करना है, बच्चों को ये चीज समझानी है, इसका मतलब उसने उद्देश्यों की प्राप्त करने की क्या रखी है, लालसा रखी है, तो अपने आप उसमें उत्साह आएगा और विचारों को स्पष्टता से वो रखेगा। तो यहां सबसे बेहतर विकल्प कौन सा होगा, उद्देश्य प्राप्ति की क्या होनी चाहिए, लालसा। अब दोस्तों ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें केवल एक विकल्प गलत है, 3 विकल्प एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है, लेकिन आपको इस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट का खेल यही है, आपको सबसे अच्छे विकल्प का चयन करना है। यहां तो एक विकल्प भी गलत हो गया, कई कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 4 विकल्प आपको सही लगेंगे, लेकिन फिर भी एक विकल्प का चयन करना होता है, और वो विकल्प अन्य सभी विकल्प से बेहतर होता है। तो आपको पता लगना चाहिए
उद्देश्य प्राप्ति की जब लालसा होती है ना व्यक्ति के अंतर्गत, यदि आप कोई उद्देश्य बना दो और उद्देश्य प्राप्ति की आपके अंदर लालसा हो ना, तो आप चीजों को स्पष्ट करोगे, विचारों में स्पष्टता होगी और आपके अंतर्गत उत्साह होगा। उद्देश्य प्राप्ति का भी तो उत्साह होता है। तो यहां दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बेहतर है। ठीक है, कक्षा में संप्रेषण के प्रमुख घटक होते हैं। क्या क्या होते हैं साहब? मैंने आपको बताया कक्षा में यदि संप्रेषण होता है ना तो 2 घटक, संप्रेषणकर्ता और संप्रेषण ग्राही। कक्षा में संप्रेषणकर्ता शिक्षक और संप्रेषण ग्राही छात्र। तो यहां पर कौन सा होगा? शिक्षक व छात्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कक्षा की परिस्थिति स्पष्ट नहीं है, ये सहायक सामग्री कुछ नहीं, 2 प्रमुख घटक कौन कौन से? शिक्षक और छात्र। संप्रेषण की सफलता के लिए छात्रों के परिवेश के अनुसार भाषा बोधगम होनी चाहिए। ध्यान रखना, यदि संप्रेषण आपको स्पष्ट बनाना है और सफलतापूर्वक आपको संप्रेषण को प्रभावी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो जो बालकों के लिए भाषा है ना, वो परिवेश के आधार पर होनी चाहिए। मतलब बालकों के लिए कहीं ना कहीं मातृभाषा का उपयोग करो। मातृभाषा होती है जो उसके समाज में जो भाषा बोली जाती है ना, उसके परिवेश में जो भाषा बोली जाती है, वो मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा का मतलब ये नहीं कि माँ की भाषा हो, ऐसा कुछ नहीं है। मातृभाषा का मतलब होता है जो हमारे परिवेश में, हमारे समाज में जिस भाषा का उपयोग किया जा रहा है, उस भाषा में बच्चों को समझाओ। क्योंकि ये वही तो बात कर रहा है, संप्रेषण के लिए छात्रों के परिवेश के अनुसार भाषा का बोधगम होना चाहिए। वो भाषा कैसी होनी चाहिए? अच्छा, ये कह रहा है बोधगम होनी चाहिए। निश्चित है, ये क्या है? सत्य है। ऐसा इसलिए ये कभी नहीं अनिश्चित है, बहुधा कई स्थितियों में होता है। ये निसंदेह ऐसी बात होगी कि परिवेश के आधार पर भाषा होनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना, परिवेश के आधार पर जो मातृभाषा का उपयोग करना चाहिए यदि आपको संप्रेषण को सफलता से यहां बनाना है तो। इसमें निसंदेह होगा, इसमें आपको कोई त्रुटि नहीं है कि भैया मुझे तो कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल सत्य है, निसंदेह है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, आपने प्रभावी संप्रेषण किया और फिर भी बात आपकी बच्चे नहीं समझ पा रहे, तो अब आप क्या करोगे? भैया बालकों को और उदाहरणों के माध्यम से समझाओ और सरल तरीके से समझाओ। तो देखिए ऑप्शन क्या कहता है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पाए तो तुम्हारी स्थिति कराओ, तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया। नहीं, आपको बालक को प्रत्येक स्थिति में समझाना ही होगा। आप अपने तरीकों में बदलाव कीजिए, आप अपनी जो भी शिक्षण विधियां है ना, टीचिंग मेथड्स हैं, उनमें चेंजमेंट कीजिए। आप बालक के अनुसार जो भी उदाहरण पेश कर सकते हो उन उदाहरणों के माध्यम से समझाइए। समझाना तो है। पहला ऑप्शन कतई गलत है, भैया बालक को अपने हाल पर छोड़ दिया। आप छात्रों का दोषारोपण नहीं करेंगे कि तू समझ नहीं सकता, तुम गधे हो, ऐसा कुछ नहीं कहना, ये भी गलत है। अन्य विधि से समझाने का प्रयास करेंगे। मैं मान सकता हूं कि अन्य विधि से समझाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। उन्हें उदाहरणों द्वारा, देखो क्या कह रहा है, उन्हें उदाहरणों द्वारा सरल व सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। अलग विधि का उपयोग करना अच्छी बात है, लेकिन ये कह रहा है बालक को उदाहरणों के माध्यम से समझाओ, सरल तरीके से समझाओ। सुगम्य का मतलब होता है जैसे ही लैंग्वेज उनको समझ में आए या जिस तरीके से बालक समझ पा रहे उस तरीके से आपको समझाने का क्या करना चाहिए? प्रयास। देखो ये भी सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर कौन है? ऑप्शन नंबर 4। तो आपको यहां न केवल कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताए जा रहे हैं, बल्कि ये भी सिखाया जा रहा है कि आपको एग्जाम हॉल में पेपर को कैसे सॉल्व करना है। आए समझ में? क्योंकि इन क्लासेस के माध्यम से मैंने आप में डेवलपमेंट करने की कोशिश की है कि आप पेपर को कैसे सॉल्व करोगे, हाउ टू सॉल्व। आया समझ में? क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, प्रश्न को कैसे पढ़ोगे, आंसर्स आपको कैसे देने, विकल्पों का चयन कैसे करना है। ध्यान रखना, यहां पूरा विषय व्यवहार का है, और व्यवहार का जब विषय होता है ना, तब आपको चारों ही विकल्प पढ़ना जरूरी है। क्योंकि यहाँ फैक्चुअल आधारित क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि साहब एक फैक्ट पूछ लिया आपसे, जैसे मैंने पूछ लिया कि राजस्थान की राजधानी क्या है, आपने टक से जयपुर कर दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ 4 विकल्प सही है और चारों में से सबसे सही कौन सा है वही विकल्प का चयन करना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ दोनों ही सही थे, लेकिन ज्यादा बेहतर कौन सा है? साहब आप बालकों को उदाहरण दो, सरल भाषा में, सुगम, जैसा उनको समझ में आए उस तरीके से आप समझाने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? यहां सुगम का मतलब होता है आपको शिक्षण विधि बदलनी है तो बदलो, बालक के अनुसार आपको समझाना होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेता द्वारा किए गए संप्रेषण का पक्ष ही, नेता जैसा संप्रेषण करेगा ना, यदि नेता ने प्रभावी संप्रेषण किया है तो निश्चित है जो उसके संप्रेषण ग्राही होंगे ना वो प्रभावी तरीके से समझेंगे। और नेता ने मान लो एकदम ढीला संप्रेषण किया है या हल्का संप्रेषण किया है तो सुनने वाले भी उस बात को ढंग से नहीं लेंगे, सीरियस नहीं लेंगे। तो ये कह रहा है ये मुखर होता है,
शायद नहीं, बहुधा, सदैव ऐसा होता है। ये बात एकदम निश्चित है, जैसा नेता के द्वारा संप्रेषण दिया गया है उसी के आधार पर उस विषय वस्तु को संप्रेषण ग्राहियों के द्वारा समझा जाएगा। तो ये एकदम सदैव ऐसा होता है। संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता किसको होती है? यदि संप्रेषण कला में दक्षता चाहिए ना, तो सबसे पहले एक व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति का नाम है शिक्षक, क्योंकि शिक्षक को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राष्ट्र का प्रणेता बताया है। तो जब राष्ट्र का निर्माण करने का जिम्मा शिक्षक का है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण कौशल है संप्रेषण कौशल, उसका भी विकास सबसे पहले किसमें होना होगा? शिक्षक में। तो हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन कहते हैं, शिक्षक, किसान, डॉक्टर, शिक्षार्थी। तो ये कहा है संप्रेषण कला में दक्षता का सर्वाधिक आवश्यकता किसको होती है? शिक्षक को होती है। सबसे संप्रेषण दक्ष व्यक्ति होना चाहिए शिक्षक, क्योंकि शिक्षक के विचारों का ही अनुसरण विद्यार्थी करते हैं और विद्यार्थी अलग अलग जगहों में जाकर अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाते हैं। तो यहां सबसे बेहतर विकल्प कौन सा होगा? शिक्षक में दक्षता होनी चाहिए। संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, मैंने कहा ना संप्रेषण कौशल अर्जित ही किया जा सकता है, यह कथन एकदम सत्य है। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूं। जटिल वाक्य तथा जटिल वाक्यों का आप प्रयोग करते हो या नकारात्मक भाषा का उपयोग करते हो तो ये संप्रेषण को है ना अप्रभावी बनाता है। यदि आप ऐसे ऐसे वर्ड लेकर आओ जो भारी भरकम है, लोग समझ ही नहीं पा रहे, या आप नकारात्मक भाषा का उपयोग करते हैं, तो ये है ना आपके संप्रेषण को अप्रभावी बनाएगा। देखिए क्या ऑप्शन कहता है, सरल बनाएगा, ऐसा नहीं है। कठिन बनाएगा, कठिन तो बनाएगा, प्रभावी नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा? अप्रभावी बनाएगा। अभी मैंने बताया था ना, यदि आप ऐसे शब्दों का उपयोग करोगे, ऐसी भाषा का उपयोग करोगे जो लोगों के समझ में नहीं आ रही है, तो आपकी बात को वो समझ ही नहीं पाएंगे, तो आपका काय का संप्रेषण हुआ, इसका मतलब आपका संप्रेषण अप्रभावी रहा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एक शिक्षक के लिए अध्यापन कार्य जितना महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना उतना ही महत्वपूर्ण है। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? हम बिल्कुल सहमत हैं इस बात से, क्योंकि एक शिक्षक के लिए अध्यापन कार्य जितना महत्वपूर्ण है ना, उतना ही महत्वपूर्ण छात्रों के लिए प्रश्नों का क्या उत्तर देना है या जवाब देना है। हम साहब इससे पूर्णतः सहमत हैं। ये नहीं कि पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक सहमत है, आंशिक असहमत है, ये पूर्णतः सहमति वाली बात है, ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, शिक्षक को अपने व्याख्यान को रोचक, क्या कह रहा है देखो, रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए इनका उपयोग करना चाहिए, इनका प्रयोग करना चाहिए। जटिल शब्दों का यदि एक शिक्षक अपनी व्याख्यान में या संप्रेषण में जटिल शब्दों का प्रयोग करेगा तो विषय वस्तु को बालक समझ ही नहीं पाएंगे, तो संप्रेषण अप्रभावी होगा, मतलब ये तो गलत है। प्रश्नों के माध्यम से हालांकि वो समझा सकता है, लेकिन लगातार जब प्रश्न ही प्रश्न करेगा ना तो विषय वस्तु को कभी भी करेगा, ये भी गलत है। चुटकुलों के माध्यम से, अब मुझे बताओ टीचर का काम विषय वस्तु को रिप्रेजेंट करना है, जब नीरसता होती है का चुटकुला हो जाए, लेकिन ये थोड़ी आप चुटकुलों के माध्यम से चीजों को सिखाओ, ये भी गलत है। उदाहरणों के माध्यम से आप समझाओ। यदि आपका व्याख्यान रोचक बनाना है, आपको व्याख्यान ज्ञानवर्धक बनाना है, तो आप जितना हो सके ना बालक के सामने उदाहरण प्रस्तुत कीजिएगा। यदि कोई जटिल विषय है तो आप उदाहरण प्रस्तुत कीजिएगा, बालकों को आप उदाहरणों के माध्यम से ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हो, तो यहां ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्राथमिक कक्षाओं में प्राय संप्रेषण होना चाहिए। आपकी जो प्राइमरी क्लासेज हैं उन कक्षाओं में संप्रेषण कैसा होना चाहिए? तो एक क्वेश्चन पहले आया था, जब मैंने आपको बताया था यदि बालकों को आप पढ़ाते हो ना तो जो संप्रेषण है ना वो बालकों के लिए मातृभाषा में होना चाहिए, क्योंकि एक छोटा बालक है, वो अभी अपने समाज से निकल के आया, अपने परिवेश से निकल के आया, तो यदि उसी परिवेश वाली भाषा में बालक को समझाया जाएगा, बालक के सामने कम्युनिकेशन किया जाएगा, संप्रेषण किया जाएगा, तो बालक चीजों को समझ सकता है। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि यदि आप प्राथमिक कक्षाओं में संप्रेषण करना चाहते हो, बालकों को विषय वस्तु समझाना चाहते हो, तो बालकों को विषय वस्तु कौन सी भाषा में? अंग्रेजी में नहीं, राष्ट्रभाषा में नहीं, विदेशी भाषा में नहीं, मातृभाषा में समझानी चाहिए। क्योंकि बालक है ना प्राथमिक कक्षाओं में जब आता है ना तो अपने परिवेश से निकल के आता है, अपने समाज से निकल के आता है, तो उसी भाषा में समझाएं। आया समझ में? तो यहां पर मातृभाषा का मतलब होगा समाज की भाषा। एक शिक्षक को कौन सा ऑप्शन सही है भैया? यहाँ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब आप दोगे, ये मैंने आपके लिए छोड़ रहा हूं। एक शिक्षक को अपने
एक शिक्षक को अपने सार्थक संप्रेषण में आत्मसंतोष होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ये कह रहा है एक शिक्षक को अपने सार्थक संप्रेषण का मतलब होता है जो मैंने उद्देश्य बनाया और यदि वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो मतलब मेरा संप्रेषण कैसा है, सार्थक संप्रेषण है। अब आपने मान लो विषय वस्तु को रिप्रेजेंट करते टाइम ये उद्देश्य बनाया कि यार मुझे बालकों को ये बात समझानी है और आपने वो बात समझा दी, इसका मतलब आपका संप्रेषण कैसा हुआ, सार्थक हुआ। अपन कह देते ना भैया अब तो सब कुछ हो गया, बढ़िया तरीके से जीवन निकल गया, हमारा जीवन तो सफल हो गया, बढ़िया जॉब लग गई और अपना जीवन बढ़िया तरीके से निकला, तो अपन कहते थे हमारा जीवन तो सार्थक हुआ। जो शिक्षक ने उद्देश्य बनाए और यदि उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई तो संप्रेषण कैसा माना जाएगा, सार्थक। अब जब सार्थक संप्रेषण हो गया, उद्देश्यों की पूर्ति हो गई, तो अब क्या होता है, आत्मसंतोष प्राप्त होता है। तो टीचर को अच्छा लगता है कि हाँ यार जो मैंने उद्देश्य बनाए थे उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई, इसका मतलब आत्मसंतोष हुआ। अब आत्मसंतोष होता है, अब आपसे पूछा जाए आप इस कथन से सहमत है क्या, आपकी इस कथन के बारे में क्या राय, तो हम कह रहे हैं कि भैया ऐसा कभी नहीं, हम इससे सहमत नहीं है, हाँ हम इससे सहमत हैं, नहीं उक्त कोई नहीं। तो यहां हम इस कथन से क्या है, सहमत हैं। आया समझ में? यदि शिक्षक ने कोई विषय वस्तु रिप्रेजेंट करी और उसका उद्देश्य पूरा हुआ तो उद्देश्य को पूरा करने पर उसको आत्मसंतोष प्राप्त हो रहा है, मतलब हम इस कथन से क्या है, सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों ये लगभग 22 क्वेश्चनों की सीरीज के माध्यम से मैंने आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल जो टॉपिक था, संप्रेषण कौशल जो टॉपिक था, उसको एकदम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट किया है। यहां केवल प्रश्नों के आंसर नहीं बताएं, आपको परीक्षा में प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना ये भी मैंने सिखाया है। ऑप्शंस को कैसे चेक करना होता है, ऑप्शंस को कैसे रीड करना होता है और उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करना होता है, ये हमने इस सीरीज के माध्यम से सीखा। क्योंकि टॉपिक बड़ा ही रोचक है, क्वेश्चनों के टॉपिक क्या सब्जेक्ट ही रोचक है, पूरा सब्जेक्ट रोचक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाने वाले, व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां प्रश्न के आंसर जानने से ज्यादा जरूरी होता है प्रश्न को करने का तरीका जानना। आया समझ में? तो दोस्तों ऐसी क्लासेस के माध्यम से लगातार आपके सामने मैं जुड़ता रहा हूं। लास्ट 2 या 3 क्लासेस और आने वाली है आपकी परीक्षा से पहले, जिनमें आपके जो टॉपिक्स बचे हुए, एक तो प्रोफेशनल एप्टीट्यूड व्यावसायिक अभिरुचि वाला बचा है और एक तुम्हारे सोशल सेंसिटिविटी सामाजिक संवेदनशीलता टॉपिक बचा है और कुछ क्वेश्चन कम्युनिकेशन स्किल्स के संप्रेषण कौशल के। तो लगभग 2 या 3 क्लासेस के माध्यम से या एक कोई बड़ी मैराथन क्लासेस के माध्यम से आपका पूरा सेगमेंट पुनः रिवीजन करवाऊंगा। तो दोस्तों आपको वीडियोस के अपडेट के लिए जितने भी विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, निश्चित तौर पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा क्योंकि तभी आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। और यदि रियल में आपको लगता है कि हाँ साहब कंटेंट में दम है, चीजें बेहतर तरीके से आपके सामने एनालिसिस की जा रही है, तो आप वीडियोज को लाइक करें और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियोज के माध्यम से आपके बीच पुनः प्रस्तुत होगा। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।